गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। क्लास स्टार्ट हुई क्या भाई? आप सभी की बताना मुझे। 9:01 हो गए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी क्लास लाइव है। एक बार आप बताएंगे जैसे आप लाइव आए। जया, मोरिया, ब्रिजेश, रोहित कुमार, तनु, शिवम, ब्रिजेश, महेश, रोहित यादव, राधे राधे कह रहे हैं, कोमल, निशा रॉय कह रही हैं गुड आफ्टरनून। ये किसी और बच्चे ने लिखा था शायद गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून टाइम है, गुड इवनिंग का टाइम है ये। गंगा, वीरेंद्र, अंशिका, सनी, प्रदीप, ऋषभ, आकाश, दिव्या, ईशांत, मुस्कान, संजना, सौरभ, दिलीप, आशुतोष, सभी को भाई जय हिंद जय भारत। अच्छा, एक तो कल 15 अगस्त है, कल की तो छुट्टी रहेगी, तो इसलिए आप सभी को इन एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सभी के जीवन में जो ये लोकतंत्र का महापर्व आया है, ये लोकतंत्र फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे। आप जीवन में जो आपको अधिकार मिले हैं उनका एंजॉय करते रहें। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ आज की हम क्लास करेंगे स्टार्ट। लेकिन एक स्वतंत्र भारत में एक चीज तो हमारे साथ में हुई है कि हम सभी को अपने अधिकार पता है, लेकिन कर्तव्य किसी को नहीं पता। तो एक नागरिक के तौर पर अधिकारों के साथ साथ में हमें अपने कर्तव्य भी पता होने चाहिए कि हम राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, है ना, राष्ट्र का गौरव नीचा ना होने दें। तो जितने भी हमारे कर्तव्य हैं उन्हें भी जरूर ध्यान रखें। अधिकार सबको पता है आज के टाइम में। एक बहू को अपने अधिकार पता है, सास को अपने अधिकार पता है, कर्तव्य किसी को नहीं पता। वहीं सारी लड़ाई है। तो अधिकारों के साथ साथ में अपने कर्तव्य जानेंगे, परिवार के प्रति, देश के प्रति, तो जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। तो सभी को नमस्कार करते हुए ईशांत यादव, रोशन, राहुल, सान्या, दुर्गा, विकास को आगे की हम क्लास करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलो। अब देखो, कल की क्लास में या लास्ट क्लास में हमने जो है थोड़ा सा वेव के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको केवल इतना पढ़ाया था कि साउंड जो है वो एक प्रकार की वेव तरंग है, साउंड सॉलिड में तेज चलता है, ऐसी बातें बताई थी। और मैंने कहा था कि दो प्रकार की हम वेव पढ़ रहे थे, नॉन मैकेनिकल और मैकेनिकल, अयांत्रिक तरंग और यांत्रिक तरंग। तो मैंने आपको मैकेनिकल वेव के बारे में एक हल्का सा आइडिया दिया था कि मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं, केवल मीडियम माध्यम में चलेंगी। दूसरा, जब मैं इस क्लास में पढ़ाऊंगा तो मैं मानकर चलूंगा कि आप लास्ट क्लास देख कर आए हैं। अगर किसी बच्चे ने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो मेरा उससे अनुरोध है कि वो लास्ट क्लास पहले देख कर आए, तभी इस क्लास में वो कुछ सीख पाएगा। ठीक है, आइए आप एक चीज देखना भाई। नमस्ते नमस्ते बंद करो, बहुत हो गया है ना। बाकी जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा नाम आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बहुत चल गया, अब यहाँ जाओ। तो आपने एक चीज देखी होगी बेटा, जब भी आप किसी किताब में किसी वेव को, किसी तरंग को देखते हैं तो आपने ऐसा डायग्राम देखा होगा। भाई वेव का स्ट्रक्चर ऐसे तो बनाते हैं। जब कभी भी आपने स्कूल में पढ़ा होगा, किसी किताब में देखा होगा, तो हमेशा किसी वेव को, किसी तरंग को आपने ऐसे बनते हुए देखा होगा, है ना। अब आप कहेंगे सर किसी वेव को ऐसे क्यों बना रहे हैं? आपने तो हमें बताया था कि भाई मान लो कोई ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो ट्रांसवर्स वेव में, अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है कि जिस मीडियम में ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंग बनती है, उस मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे हिलते हैं। पार्टिकल अगर ऊपर नीचे हिलेंगे, अप एंड डाउन, तो ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ तरंग पैदा होगी। मीडियम के पार्टिकल आगे पीछे लेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य होगी। फिर वेव का स्ट्रक्चर ऐसे क्यों बनाते हैं हम, सांप जैसा? भैया तो पार्टिकल ऊपर नीचे चलने से अनुप्रस्थ तरंग है, आगे पीछे चलने से लॉन्गिट्यूडनल। तो ऐसे क्यों बनाया जा रहा है, इसे समझना। मैं यहाँ पे एक ट्रांसवर्स वेव का एग्जाम्पल लेके आपको समझाऊंगा, इसे समझना थोड़ा सा आसान है। एक ट्रांसवर्स वेव का, अनुप्रस्थ तरंग का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने। समझना है कि हम किसी वेव को ऐसे क्यों बनाते हैं। ठीक है, देखो अब मुझे एक चीज बताओ कि जिस मीडियम में ट्रांसवर्स वेव, अनुप्रस्थ तरंगे पैदा होती हैं, उस मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे चलते हैं, अप एंड डाउन। मान लो पार्टिकल अभी यहां पर है, वो पार्टिकल ऊपर तक जाएगा एक हाइट तक, फिर वापस वहीं आएगा जहां से स्टार्ट किया था, फिर नीचे जाएगा वापस वहीं, तो ऊपर गया वापस वहीं, और नीचे आके वापस वहीं, तो यानी कि ऊपर नीचे हिलेगा, तो एक ऑसिलेशन, एक दोलन पूर्ण माना जाएगा। भाई एक दोलन कब होगा? जब पार्टिकल ऊपर भी जाए और नीचे भी, यानी पार्टिकल यहां से स्टार्ट कर रहा है, ऊपर गया एक हाइट तक, वापस वहीं आया, फिर नीचे जाके वापस वहीं आया। उस चीज को देखो हम यहाँ पे कैसे दिखाते हैं। हम ऐसे दिखाते हैं, मान लो बेटा पार्टिकल की पोजिशन अभी यहां पर है, यहाँ देखना। मान लो बेटा पार्टिकल जो है अभी यहां पर है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं इस डायग्राम से कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एक हाइट तक ऊपर जाएगा पार्टिकल आपका। कण ऊपर उठ रहा है, उठ रहा है, एक हाइट तक ऊपर गया, फिर वापस नीचे आना शुरू करेगा, वापस नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, वापस वहीं के वहीं आ गया।
तो जहां से पार्टिकल चला था वापस वहीं के वहीं आ गया। अब नीचे की तरफ जाएगा, पार्टिकल नीचे की तरफ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, एक गहराई तक गया, अब वापस वहीं आ जाएगा। ऊपर उठा, 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 वापस वहीं के वहीं आ गया। तो बेटा ये ऊपर वाला हिस्सा आपको बता रहा है कि पार्टिकल ऊपर चढ़ता है, फिर वापस वहीं के वहीं आ जाता है नीचे, जहां से चला वहीं आ गया, फिर नीचे की तरफ जाएगा, एक गहराई तक नीचे जाएगा, फिर वापस वहीं आ जाएगा। तो मेरा एक ऑसिलेशन, एक दोलन पूर्ण हो गया है। तो ये वाला हिस्सा जो आपको दिखा रहा है, ये आपको एक ऑसिलेशन, एक दोलन के बारे में बता रहा है कि पार्टिकल धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे वापस वहीं आएगा, फिर नीचे की तरफ जाएगा अपनी मीन पोजीशन माध्यावस्था से, और फिर वापस वहीं के वहीं आ जाएगा। अब पार्टिकल तो लगातार ऑसिलेट कर ही रहा है, इसलिए मैंने इसे कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखा दिया। तो जब कभी भी आप किसी वेव को, किसी तरंग को देखते हैं, तो उस तरंग का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों बनाया जा रहा है, यानी कि आपको बता रहा है कि ट्रांसवर्स वेव में, अनुप्रस्थ तरंग में पार्टिकल धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है एक हाइट तक, फिर वहीं के वहीं नीचे आएगा, फिर पार्टिकल जहां से स्टार्ट कर रहा है, जहां ऊपर गया वापस वहीं आ गया जहां स्टार्ट किया था, अब जहां से स्टार्ट किया था उसके नीचे गया वापस वहीं आ गया। तो एक ऑसिलेशन पूरा हो गया जिसमें ऊपर वाला पार्ट भी और नीचे वाला पार्ट भी है। ठीक भाई, आपकी क्लास में कुछ बच्चे दिमाग से पैदल हैं मुझे लग रहा है। एक तो ये राहुल मीना और ये ईशांत यादव। भाई तुम कुछ बेवकूफ बेवकूफ हो गया, एक ही बार बार कमेंट लिखे जा रहे हो, मतलब क्या हो गया तुम्हें? पढ़ने आए हो कि तुम अपना नाम सुनने आए हो? आपका नाम ले दिया, आपका काम पूरा हो गया, अब क्लास को छोड़ के चले जाओ, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब मत करो। आपका यही तो केवल उद्देश्य है ना कि क्लास में आके आपका नाम आ जाए। एक ही बात को बेवकूफों की तरह लिखे जा रहे हैं, 500 बार आपने कमेंट कर लिए क्लास में। मैं एक बार भाई कमेंट हटा देता हूं, कुछ इतने मूर्ख बच्चे आते हैं वो पूरी क्लास के मूड खराब कर देंगे। अब पार्टिकल ऊपर की तरफ गया एक हाइट तक, वापस वहीं आया, फिर नीचे की तरफ गया वापस वहीं आया, तो एक ऑसिलेशन, एक दोलन हो गया पूर्ण। इसलिए हम ऐसे दिखाते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसे भी तो आप कर सकते थे, आपने डायग्राम ऐसे क्यों नहीं बनाया कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? भाई सीधे पार्टिकल जंप मार के यहां थोड़ा ना जा रहा है कि सीधे जंप मार के यहां नीचे आ रहा है। पार्टिकल धीरे 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 ऊपर जाता है, फिर नीचे आ रहा है वहीं, फिर नीचे की तरफ जाएगा वापस वहीं आएगा। इसलिए स्ट्रक्चर आपको ऐसा बनाया गया है। यानी जब भी आप किसी वेव का स्ट्रक्चर बनाएंगे हमेशा इसी फॉर्म में बनाएंगे। अब ऊपर वाला हिसाब समझ रहे हो, ऊपर वाला हिस्सा क्या बता रहा है कि पार्टिकल ऊपर गया वापस वहीं आया, नीचे वाला क्या बता रहा है पार्टिकल नीचे गया वापस वहीं के वहीं आ गया। अब किसी भी वेव में, किसी भी तरंग में, ये बेटा जो सबसे ऊपर वाले जो टॉप वाला पॉइंट होता है, सबसे चोटी वाला, तो जितने चोटी वाले पॉइंट हैं ये, इन सबको हम कहते हैं क्रस्ट सरंग। तो बिल्कुल जो टॉप मोस्ट पार्ट है ये हमारा कहलाता है क्रस्ट, हिंदी में कहते हैं हम सरंग। और जो बिल्कुल सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है इसे हम कहते हैं ट्रफ ग्रत, ये ट्रफ ग्रत कहलाएगा नीचे वाला पॉइंट। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक वेव बनाई, इस वेव का जो टॉप मोस्ट पार्ट होगा ये, इन्हें आप क्या कहेंगे? क्रस्ट कहेंगे, यानी कि सरंग सबसे ऊपर, और उससे नीचे वाले पॉइंट है उन्हें हम कहेंगे ट्रफ ग्रत। ठीक, अब आप एक काम करो, किसी भी वेव में आप बिल्कुल एक जैसे दो बिंदु ले लो, बिल्कुल एक जैसे, जैसे दोनों क्रस्ट ले लो आप, या दोनों ट्रफ ले लो। एक काम करो, यहां से ऑसिलेशन स्टार्ट हुआ, कंप्लीट हो गया ऑसिलेशन, अब यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये दोनों पॉइंट भी बिल्कुल एक जैसे हैं, ये बिल्कुल एक जैसे हैं, टॉप टॉप वाले ये भी बिल्कुल एक जैसे हैं। इन हम कहते हैं कि ये पॉइंट सेम फेज के हैं, समान कला में हैं, सेम फेज में। तो अगर आप बिल्कुल दो पॉइंट ले लें बिल्कुल जो सेम फेज में हो, यानी दोनों के दोनों सरंग ले लो या दोनों के दोनों ग्रत ले लो, तो ऐसे दो पॉइंट जो सेम फेज में हैं लेकिन वो लगातार वाले लेने हैं, यानी कि एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, तो दो पॉइंट जो बिल्कुल सेम फेज में है, समान कला में है, यानी दोनों क्रस्ट हो या दोनों ट्रफ हो, उनके बेटा बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। और वेवलेंथ का सिंबल होता है लैम्डा। तो और कोई आपसे पूछे, अभी मैं डेफिनेशन लिखवाऊंगा आपको, पेपर में आता है कि वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य क्या होती है? वेवलेंथ यानी वेव की लंबाई, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य क्या होती है? दो लगातार सरंग या दो लगातार ग्रत के बीच की दूरी, या दो बिल्कुल समान कला वाले लगातार बिंदुओं के बीच की दूरी। तो या तो पेपर में लिखेगा कि दो लगातार सरंगों के बीच की दूरी वेवलेंथ, दो लगातार ग्रतों के बीच की दूरी वेवलेंथ, दो लगातार समान कला वाले सेम फेज वाले पॉइंट के बीच की दूरी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। तो वही हमने यहां पे लिखा आपके लिए। अभी आप केवल ऊपर वाला हिस्सा देखना कि वेवलेंथ में क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। दो क्रमागत, क्रमागत यानी कि लगातार वाले दो क्रमागत सरंगों या ग्रतों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। इस बात को ध्यान रखना कि दो लगातार क्रस्ट हो या दो लगातार ग्रत हो, उनके बीच की दूरी कहलाएगी वेवलेंथ, यानी कि दोनों के दोनों क्रस्ट हो या दोनों के दोनों ग्रत हो, सेम फेज वाले, उनके बीच की दूरी कहलाती है वेवलेंथ। इसका सिंबल होता है लैम्डा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो वेवलेंथ होती है इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो बच्चा बताएगा। इंटरनेशनल सिस्टम में वेवलेंथ का मात्रक क्या यूज किया जाता है, इसकी एसआई यूनिट क्या है, ये आपको बताना है।
वेवलेंथ की एसआई यूनिट, ठीक है। फेज कला का मतलब होता है बिल्कुल सेम फेज वाले पॉइंट जो बिल्कुल एक ही लोकेशन पर, ये बिल्कुल टॉप वाला, ये भी बिल्कुल टॉप वाला, ये दोनों सेम फेज में कहलाएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि दो पॉइंट, दो लगातार क्रस्ट या सरंग के बीच की दूरी वेवलेंथ कहलाती है, वेवलेंथ की ऐसा यूनिट क्या बनेगी? आप कहेंगे सर वेवलेंथ है क्या? दूरी, दो लगातार क्रस्ट या ग्रत के बीच की दूरी, और दूरी की जो ऐसा यूनिट होती है वो तो मीटर होती है, तो वेवलेंथ का ऐसा यूनिट होती है बेटा मीटर, इसका सिंबल होता है स्मॉल m। हालांकि आप वेवलेंथ के लिए सेंटीमीटर भी यूज कर सकते हैं, किलोमीटर भी यूज कर सकते हैं, नैनोमीटर भी यूज कर सकते हैं, एंगस्ट्रॉम भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एसआई यूनिट पूछा, तो इंटरनेशनल सिस्टम में लंबाई के लिए हम यूज करते हैं मीटर का, इसलिए मैंने यहाँ पे मीटर लिखा। तो दो लगातार सरंगों या दो लगातार ग्रतों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वेवलेंथ, तरंगदैर्घ्य। और सिंबल क्या होगा इसका? लैम्डा, उल्टे वाई के जैसा बनता है ये वेवलेंथ, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन याद रखनी कि दोनों पॉइंट या तो क्रस्ट हो या दोनों के दोनों ट्रफ हो लगातार वाले, उनके बीच की दूरी कहलाएगी वेवलेंथ। अब बेटा यहाँ पे एक शब्द मैंने लिखा है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी के लिए आप सिंबल या तो एफ यूज कर सकते हैं या न्यू, आपका मन जो करे वो, इसे न्यू कहते हैं, न्यू। मैं क्लास में एफ का यूज करूंगा। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या बला है, इसे ध्यान समझना, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी को समझते हैं। अभी मैं टेक्निकली नहीं आ रहा हूं, पहले आम भाषा में आते हैं, सिंपल तुम्हारी मेरी लैंग्वेज में, फिर टेक्निकल लैंग्वेज में आएंगे। देखो बेटा फ्रीक्वेंसी क्या होती है? प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो उसे आप फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कह सकते हैं। जैसे अपने सर के ऊपर का पंखा देखो, अगर ये पंखा एक सेकंड में 3 चक्कर पूरे करता है, आप कहोगे इस पंखे की फ्रीक्वेंसी है 3 रोटेशन पर सेकंड, 3 घूर्णन प्रति सेकंड पूरे कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी? 3। मेरे हाथ में मार्कर है, अगर ये एक सेकंड में 5 वाइब्रेशन करता है, 5 कंपन करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी? 5। मैं एक सेकंड में 2 रसगुल्ले खा जाता हूं, मेरे रसगुल्ले खाने की फ्रीक्वेंसी कितनी? 2। मैं एक सेकंड में किसी के 4 थप्पड़ मार देता हूं, तो आप कहेंगे कि सर आपकी थप्पड़ मारने की फ्रीक्वेंसी है 4 थप्पड़ प्रति सेकंड। तो प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? किसी मीडियम में वेव बनी, तरंग बनी, अगर वो ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग, तो मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे हिलेंगे और लॉन्गिट्यूडनल, अनुदैर्घ्य में आगे पीछे हिलेंगे। तो एक सेकंड में पार्टिकल कितने ऑसिलेशन, कितने दोलन पूर्ण कर लेगा, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। मान लो एक मीडियम में वेव बनी और उस मीडियम के पार्टिकल एक सेकंड में 20 बार हिल रहे हैं, 20 ऑसिलेशन पूरे कर रहे हैं, हम कहेंगे वेव की फ्रीक्वेंसी 20। किसी मीडियम में एक वेव चली, मीडियम के पार्टिकल एक सेकंड में 4 ऑसिलेशन पूरे कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी 4। तो प्रत्येक सेकंड कितने ऑसिलेशन किए जाएंगे, कितने दोलन पूर्ण होंगे, वो हमारी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अच्छा अब यहां देखना कि फ्रीक्वेंसी हमने क्या लिखा? द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस बाय द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। एकांक समय, बेटा एकांक का मतलब होता है एक सेकंड, एकांक समय में माध्यम के कणों के द्वारा कंपनों की संख्या तरंग की आवृत्ति कहलाती है। तो एक सेकंड में जितने कंपन होंगे या एक सेकंड में जितने दोलन होंगे, जितने ऑसिलेशन होंगे, उसे हम फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति कहेंगे, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, ये बेटा जो फ्रीक्वेंसी है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक एग्जाम में आ जाता है, फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्स, और हर्ट्स का सिंबल होता है HZ। अभी बेटा हर्ट्स जो है ना, एक साइंटिस्ट के नाम पे है ये हर्ट्स, तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो एक हर्ट्स होता है बेटा साइंटिस्ट का नाम है। तो अब आप कहेंगे सर ऐसे तो कल को मान लो कि यूनिट कोई आपके नाम पे लिख दे कि फ्रीक्वेंसी का मात्रक अंकुर है, तो अंकुर का मतलब क्या है? तो फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट है हर्ट्स। हर्ट्स तो एक व्यक्ति का नाम है, तो हर्ट्स का मतलब होता क्या है? ये तो इंसान का नाम है ना। मान लो ऐसा यूनिट होती है रमेश, तो रमेश का मतलब क्या है? तो बेटा एक हर्ट्स का मतलब होता है पर सेकंड, यानी कि 1/सेकंड। तो 1 हर्ट्स होता है 1/सेकंड के बराबर। तो किसी माध्यम में के कण एक सेकंड में जितने कंपन करेंगे, जितने ऑसिलेशन करेंगे, जितने दोलन करेंगे, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे, उसे हम आवृत्ति कहेंगे। फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्स होता है। और बहुत सारे बच्चे से बोलते हैं हर्ट्ज, हर्ट्ज नहीं है ये क्या है? हर्ट्स, ना कि हर्ट्ज, है ना। तो प्रत्येक सेकंड कितने ऑसिलेशन, दोलन हो रहे हैं, या प्रत्येक सेकंड कितने साइकिल कह दो, प्रत्येक सेकंड कितने कंपन हो रहे हैं, प्रत्येक सेकंड कुछ भी हो, वही क्या है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अच्छा अब यहां देखना, अब अगर अभी बेटा दोनों बातें ढंग से समझ गए हो, तो लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, उसका सी और डी ऑप्शन मैंने आपको दिखाया था, उसका ए और बी ऑप्शन रह गया था। मैं आपको 2 ऑप्शन दिखाऊंगा, ए और बी। ये आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं, या ए सही है कि ए बी सही है। ये ध्यान से पढ़ो, हल्की सी लैंग्वेज, थोड़ी सी
घुमाई हुई है और आपको जितना पढ़ाया गया उसके आधार पर बताओ आंसर ए सही है कि बी सही है। हाँ हो जाएगा राजवीर सिंह, हो जाएगा। और एक बात मैं फिर से बता रहा हूं, क्लास में जैसे हम आए शुरू के भाई 2-3 मिनट गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सही है, लेकिन ये ऐसे हरकतें करना, क्लास लाइव है क्या, लाइव है क्या, लाइव है क्या, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ये से जब बचा करो भाई। टीचर को फील होना चाहिए कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ा रहा हूं जो भविष्य के सरकारी नौकर है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई फैक्ट्री के लेबर को पढ़ा रहे हैं, है ना। तो उम्मीद करूंगा कि आप थोड़ा सा समझेंगे। चलो हमारे पास में एक आंसर आया है बड़ा अच्छा, सेबल अध्या, राजेश कुमार, तनु, ये कुछ लिख रहे हैं। एक बच्चा एक ही बार कमेंट करो, एक ही बच्चा 10 बार कमेंट ना करे। राजेश कुमार का गलत हो गया है। ईशांत यादव, डी तो ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है। गंगा, विकास, ईशांत, सैफाली, समेक, प्रिया, प्रीति, अंशु, कुछ आंसर आ रहे हैं। देखो बेटा ए ऑप्शन में क्या लिखा है इसने कि एक तरंग की आवर्ती प्रति मिनट कंपन माध्यम में घटक कण के दोलनों की संख्या है। बेटा आवर्ती में जो है ना वो होता है प्रति सेकंड, कि प्रत्येक सेकंड कितने कंपन हो रहे हैं, कितने दोलन हो रहे हैं, ना कि प्रत्येक मिनट। ये ऑप्शन हो गया गलत। अब इसने क्या लिखा है, किसी विशेष समय में समान फेज वाली, सेम फेज वाली यानी कि बिल्कुल 2 सेम फेज वाली तरंग में विशेष तत्कालिक समय में समान फेज वाली तरंग में 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। इसे ऐसा करता हूं, थोड़ी सी लैंग्वेज हिंदी की चेंज कर देते हैं। समान फेज वाले समान फेज वाले किसी विशेष तत्कालिक समय में समान फेज वाले 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। बेटा न्यूनतम दूरी का मतलब समझ रहे हो, न्यूनतम दूरी का मतलब यह है कि समान फेज वाले 2 बिंदु लेने तो हैं, उनके बीच की न्यूनतम दूरी का मतलब यह है कि समान फेज वाले जो आपको पॉइंट लेने वो लगातार वाले होने चाहिए। देखो सेम फेज में ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन हमें लेना है इनके बीच की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी कब बनेगी, जब वो लगातार वाले लेंगे। तो समान फेज वाले 2 लगातार बिंदु बोल दे या 2 न्यूनतम दूरी बोल दे बिंदुओं के बीच की, वो हमारी कहलाती है वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य। तो 20 का सही आंसर है। हल्की सी लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा रखी है उसने। तो पहला देखो ऑप्शन क्यों गलत हो गया, उसने कहा कि प्रति मिनट, प्रति मिनट नहीं होता, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है कि पर सेकंड जो भी काम होगा वो फ्रीक्वेंसी है। किसी माध्यम के कण 1 सेकंड में जितने दोलन करेंगे, 1 सेकंड में जितने वाइब्रेशन करेंगे वो फ्रीक्वेंसी है, ना कि प्रत्येक मिनट। और 2 पॉइंट लिए सेम फेज वाले, समान कला वाले, सेम फेज वाले 2 पॉइंट, वो लगातार वाले लेने हैं। लगातार वाले लेंगे तो क्या होगा, बीच की दूरी क्या बनेगी, न्यूनतम। एक ये ले लिया पॉइंट आपने, एक ये वाला ले लिया, तो उनके बीच की दूरी न्यूनतम थोड़ी ना बनेगी। तो लगातार वाले लेने हैं, वो हमारी कहलाएगी वेवलेंथ। ठीक है, तो इसका आंसर बी है, उसका सही है। अब मैं हल्का से क्वेश्चन जब पूछूंगा, ये मुझे पता बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे, तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना फिर आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 10 का, और क्वेश्चन का नंबर भी लिखो भाई साथ में। उज्जवल, ईशांत, रोशन, और मैंने अभी बताया था कि एक बच्चा एक ही बार कमेंट करे, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा आप लोगों के ऊपर, खासतौर से ईशांत यादव और रोशन कुमार। ईश्वर रे पर सेकंड बिल्कुल सही लिख रहे हैं। सम्मिक, दया। और बेटा क्वेश्चन का नंबर भी लिखना साथ में ना, पहले लिखना 10, फिर 10 के आगे अगर आपको लग रहा है कि ए ऑप्शन सही है तो 10A लिखो, आपको लग रहा है कि ऑप्शन सी सही है तो 10C लिखो, आपको लग रहा है कि बी सही है तो 10B लिखो, डी लग रहा है तो 10D लिखो। तो क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि इस वाले क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं। कह रहा है कि एक अनुपस्थ तरंग में एक सरंग और लगातार ग्रत के बीच की दूरी। बेटा यहाँ पे देखना, उसने ये नहीं कहा कि 2 लगातार सरंग या 2 लगातार ग्रत के बीच की दूरी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, वो कह रहा है कि एक अनुप्रस्थ तरंग में एक सरंग और लगातार ग्रत के बीच की दूरी, यानी कि जो सरंग और लगातार वाला जो ग्रत है, सरंग और ग्रत लगातार वाले, इनके बीच की दूरी पूछ रहा है। भाई ये दोनों सेम फेज में थोड़ी ना है, ये ऊपर है बिल्कुल नीचे है। अगर वो कहता है कि 2 लगातार सरंगों के बीच की दूरी तो वेवलेंथ, 2 लगातार ग्रतों के बीच की दूरी वेवलेंथ, लेकिन सरंग और ग्रत के बीच की दूरी पूछेगा तो बेटा वेवलेंथ की आधी बनती है, वो हाफ। तो आंसर इसका सी ऑप्शन बनेगा। तो बहुत सारे बच्चे पेपर में ऐसे गलती कर देते हैं, समझ रहे बात को। देखो पेपर में अगर ये कहे कि 2 लगातार सरंगों, 2 लगातार क्रस्ट के बीच की दूरी वेवलेंथ, 2 लगातार ट्रफ ग्रत के बीच की दूरी वेवलेंथ, लेकिन क्रस्ट ट्रफ सरंग और ग्रत के बीच की दूरी वेवलेंथ की आधी, या ट्रफ क्रस्ट के बीच की दूरी ग्रत सरंग के बीच की दूरी वेवलेंथ की आधी। तो 2 लगातार सरंग कहे तो वेवलेंथ
तरंग दैर्घ्य है, लेकिन सरंग और गरत कह रहा है तो वेवलेंथ का हाफ। तो बस यही फर्क होता है नौकरी लेने वाले में और ना लेने वाले में। जो ए पे टिक लगा रहे हैं उन्हें केवल जो पढ़ा है क्लास में रटा रटा है वही हर क्वेश्चन दिखता है। उसने कहा ही नहीं है कि दो लगातार सरंगों के बीच की दूरी बताइए, दो लगातार गरतों के बीच की दूरी नहीं। वो कह रहा है कि लगातार सरंग और गरत तो वेवलेंथ का आधा। इतनी इतनी बातें जो बच्चा पकड़ पाता है ना, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, साइंस हो, उसका उद्धार होता है। ठीक है, अच्छा अब वापस से आ जाओ। अच्छा क्लास जो है बेटा थोड़ा सा लेट तक चलेगी, 10:15 तक भी चल सकती है, तो भावुक नहीं होना है। ठीक है, थोड़ा सा प्रिपेयर रहना, थोड़ा चीजें मैं क्वेश्चन ज्यादा कराऊंगा, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। अब एक बेटा चीज यहां पे लिखेंगे हम, टाइम पीरियड आवर्तकाल, टाइम पीरियड आवर्तकाल, इसका बेटा सिंबल होता है टी। यहां बड़े ध्यान सुनना, देखो अभी मैंने आपसे कहा कि प्रत्येक सेकंड कोई भी काम हो उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। एक सेकंड में मैंने 5 रसगुल्ले खाए, 1 2 3 4 5, प्रत्येक सेकंड 5 रसगुल्ले खा रहा हूं, फ्रीक्वेंसी हो गई 5 रसगुल्ले प्रति सेकंड। तो मैंने एक सेकंड में 5 रसगुल्ले खाए। एक रसगुल्ला खाने में कितना समय लगा होगा? एक सेकंड में गुरुजी 5 रसगुल्ले खा रहे हैं, तो एक रसगुल्ला खाने में लगा होगा 1/5 सेकंड। ऐसे ही किसी मीडियम में वेव बनी, एक सेकंड में कितने ओसिलेशन, कितने दोलन हो रहे हैं, वो फ्रीक्वेंसी है भाई। किसी मीडियम में वेव बनी तो मीडियम का पार्टिकल, मीडियम के कण एक सेकंड में कितने ओसिलेशन कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी है। लेकिन एक ओसिलेशन को होने में कितना समय लग रहा है, वो टाइम पीरियड आवर्तकाल है। समझ रहे हो? मैंने एक सेकंड में 6 रसगुल्ले खाए, फ्रीक्वेंसी 6। एक रसगुल्ला खाने में कितना समय लगा? 1/6। एक सेकंड में कितने ओसिलेशन हुए, फ्रीक्वेंसी। एक ओसिलेशन, एक दोलन को होने में कितना समय लगा, टाइम पीरियड। तो यहां पे लिखेंगे, इसके डेफिनेशन लिखेंगे, हिंदी में लिखवाऊंगा, टेंशन मत लेना। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम टू कंप्लीट वन oscillation is called frequency of wave। हिंदी में लिखेंगे, माध्यम के कणों के द्वारा, माध्यम के कणों के द्वारा, माध्यम के कणों के द्वारा, माध्यम के कणों के द्वारा एक दोलन पूर्ण होने में, माध्यम के कणों के द्वारा एक दोलन पूर्ण होने में लगने वाला समय, एक दोलन पूर्ण होने में लगने वाला समय तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। बेटा एक सेकंड में कितने दोलन होंगे वो फ्रीक्वेंसी है, लेकिन एक दोलन पूर्ण होने में जो समय लगेगा वो आवर्तकाल है। और टाइम पीरियड आपको पता चल ही रहा होगा कि टाइम पीरियड किसके बराबर आएगा, 1/फ्रीक्वेंसी के। भाई मैंने कहा कि एक सेकंड में 6 रसगुल्ले खाए, फ्रीक्वेंसी 6 है, तो एक रसगुल्ला खाने में कितना समय लगा, 1/6। अगर फ्रीक्वेंसी 6 है तो टाइम पीरियड 1/6 आया था, तो टाइम पीरियड होता है 1/f के बराबर। या आप ये कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती है 1/ टाइम पीरियड के बराबर। यानी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, आवर्ती और आवर्तकाल एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम। टी इज इक्वल टू क्या, 1/f। तो अगर ऐसे ये ऊपर नीचे लिखे हो तो यानी आपस में रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अगर आपसे कोई पूछ ले कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी जो है इनका गुणनफल, इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 1 के बराबर, आवर्ती और आवर्तकाल के मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा 1। अब ये बात आप कितनी बढ़िया समझ पाए, अभी मुझे 1-2 क्वेश्चन से पता चल जाएगा आप कितने पानी में हैं, फर्जी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, या कुछ पता चल रहा है कि नहीं। उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, 1-2 क्वेश्चन से भी फेल हो जाएगा क्लियर। जैसे ये क्वेश्चन करो, यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो उसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड वेव इज 50 हर्ट्ज, फाइंड इट्स टाइम पीरियड।
तो फ्रीक्वेंसी वेव की डेफिनेशन दो अलग अलग कैसे? अरे भाई फ्रीक्वेंसी अलग चीज है। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? मैंने आपसे कहा कि किसी मीडियम में एक डिस्टरबेंस बना, उसे हम वेव कहते हैं। डिस्टरबेंस, हलचल को हम कहते हैं वेव। हलचल हुई तो हलचल जब पार्टिकल जब हिल रहे हैं और वो पार्टिकल एक सेकंड में कितनी बार हिलेंगे, वो फ्रीक्वेंसी, वो आवर्ती है। पिछली क्लास ढंग से पढ़ी नहीं तुमने? देखो इसने कहा है कि यदि फ्रीक्वेंसी जो है बेटा 50 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड कितना होगा? बेटा फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। अब आपका गणित चेक करने का क्वेश्चन है ये, तो टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो टाइम पीरियड आपको बताइए 1/f के बराबर होता है। f की वैल्यू कितनी है? 50। तो 1/50 नहीं को नहीं सोल्व कर सकते आप भाई? 50 है, 1 को डिवाइड करना है, पॉइंट लगाएंगे तो 0। अब 50 10 को भाग नहीं करेगा, एक 0 हो जाएगी। 50 दूनी 100, यानी आंसर कितना है? 0.02। और टाइम पीरियड किस में नापेंगे? टाइम नापते हैं सेकंड में। 0.02 सेकंड, यानी कि बी ऑप्शन बनेगा। तो जिनका बी आ रहा है उनका सही है, जो सी लिख रहे हैं, ए लिख रहे हैं, यानी उनका गणित बहुत कमजोर है। ठीक है, ठीक है। तो टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 1/f के बराबर। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं मैं आपसे। कह रहा है कि यदि कंपन करने वाली वस्तु का समय अंतराल, टाइम इंटरवल बेटा वो टाइम पीरियड ही है। कह रहा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इफ द टाइम इंटरवल ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज 0.04 सेकंड। यदि कंपन करने वाली वस्तु का समय अंतराल, टाइम इंटरवल 0.04 सेकंड है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो टाइम पीरियड कितना है? 0.04 सेकंड का। तो कह रहा फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/t के बराबर। तो टी की वैल्यू कितनी है? 0.04। पॉइंट हटाएंगे तो 0 आ गई। सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 25 हर्ट्स। जिनका आंसर बी ऑप्शन है उनका एकदम ठीक है, बाकी गलत है। इसका आंसर भी बी आएगा। क्वेश्चन का नंबर जो बच्चा लिखेगा उसी का आंसर पढ़ा जाएगा। प्रीति आर्या का सही है, अनुष्का, अनुप्रिया पटेल, ईशान, सौम्या, दीप, मंडल, सेबल, ऋषि, सत्येंद्र, जीतू, अंजलि, दुर्गा, लवप्रीत, चिन्मया, सोना, गरिमा, गुड्डू, बड़े बड़े आंसर दे रहे हैं बच्चे, देखकर अच्छा लग रहा है। चलो तो हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। टाइम पीरियड का होता है 1/f के बराबर। और टाइम पीरियड जो है इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? सेकंड। सिंबल होता है एस। ठीक है, अच्छा एक बेटा यहां पे लिखा है स्पीड ऑफ ए वेव, किसी तरंग की चाल। बेटा कोई वेव जो है ना उसकी स्पीड का एक फॉर्मूला याद रखना। कोई भी वेव हो उसकी स्पीड का फॉर्मूला होता है v = f लैम्डा। यानी आप फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, यानी कि आप आवृत्ति और तरंग धैर्य की मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्पीड बन जाएगी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड होती है एफ लैम्डा। ठीक है, और ये फॉर्मूला में याद रखना किसी वेव की जो स्पीड है v = f लैम्डा। और स्पीड की ऐसा यूनिट आप सभी को पता ही है, स्पीड का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। ठीक, अब एक बार क्या करते हैं, दोबारा से रिवीजन करते हैं जो हमने शुरू से पढ़ा आज की क्लास में आते ही। एक बार सुनना ध्यान से। मैंने कहा आज की क्लास में आते ही कि भाई एक मीडियम में एक हलचल चल रही है, डिस्टरबेंस पैदा हुआ, जैसे पानी में पत्थर फेंक दिया, रस्सी को पकड़ के हिला दिया, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो किसी मीडियम में जो डिस्टरबेंस बना, जिसे हम वेव तरंग कह रहे हैं, उस तरंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन, कितने दोलन होंगे, वो फ्रीक्वेंसी है। पर एक दोलन को होने में जो समय लगेगा वो टाइम पीरियड, आवर्तकाल है। वेवलेंथ क्या है? 2 पॉइंट लेने एक जैसे, समान कला वाले, दोनों क्रस्ट लो या दोनों ट्रफ लो। तो लगातार 2 क्रस्ट के बीच की दूरी या 2 लगातार ट्रफ के बीच की दूरी, 2 लगातार सरंग या 2 लगातार गरत के बीच की दूरी तरंग धैर्य है। लेकिन लगातार सरंग और गरत तो वेवलेंथ का आधा। वेव की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? v = f लैम्डा मीटर पर सेकंड में इसे हम मेजर करेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक चीज लिखेंगे यहाँ पे हम, लास्ट पॉइंट, एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव, तरंग का आयाम। एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव, तरंग का आयाम। बेटा एम्पलीट्यूड को आप स्मॉल ए से लिखो, कैपिटल ए से लिखो, आपकी मर्जी है। ठीक है, देखो एम्पलीट्यूड क्या है, यहां पे आओ। ये बेटा मैंने किसी वेव का भी आपके सामने डायग्राम बनाया था, और जो बच्चे शुरू से क्लास में जुड़े हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो लेट आ रहे हैं उनमें हमारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है हमारा उनमें। देखो तो जब मैंने आपको वेव का डायग्राम बनाया तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर वो ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग है, तो पार्टिकल ऊपर नीचे हिलेंगे। अगर लॉन्गिट्यूडनल है, अनुदैर्घ्य, तो पार्टिकल आगे पीछे जाएंगे। अभी पार्टिकल बेटा मैक्सिमम कितना ऊपर जा रहा है? पार्टिकल ऊपर जा रहा है, जा रहा है। ये पेन चेंज कर लेते हैं। पार्टिकल ऊपर
जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, मैक्सिमम कितना ऊपर तक गया अपनी मीन पोजीशन माध्य अवस्था से, अधिकतम कितना ऊपर गया या कितना नीचे गया, अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल वेव में कितना आगे गया, ये कितना पीछे गया, यानी उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, अधिकतम विस्थापन, मैक्सिमम कितना ऊपर तक जा रहा है या मैक्सिमम कितना नीचे तक, अनुप्रस्थ तरंग में, ट्रांसवर्स में, लॉन्गिट्यूडनल पार्टिकल आगे पीछे हिलता है, कल पढ़ा था हमने, तो कितना मैक्सिमम आगे जा रहा है, मैक्सिमम कितना पीछे जा रहा है, तो मैक्सिमम कितना विस्थापित हो रहा है उस हम कहते हैं एम्पलीट्यूड आयाम। तो किसी वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है कि मैक्सिमम उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसका अधिकतम विस्थापन कितना है, अपनी माध्य अवस्था से, अपनी मीन पोजीशन से वो मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हो रहा है, ये है उसका एम्पलीट्यूड आयाम। तो मान लो एक मीडियम में वेव बनी, उस मीडियम के पार्टिकल्स हल्के से ऊपर नीचे हिल रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव है मान लो, एक मीडियम में वेव बनी, पार्टिकल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो यानी कि एम्पलीट्यूड ज्यादा है। तो एम्पलीट्यूड होता है कि अधिकतम कितना विस्थापन हो रहा है माध्य अवस्था से, तो लिखेंगे द डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम displacement, the maximum displacement of the particles of medium from their main position is called amplitude of a wave। हिंदी में लिखेंगे माध्यम के कणों का, माध्यम के कणों का उनकी माध्य अवस्था से, माध्यम के कणों का उनकी माध्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन तरंग का आयाम कहलाता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है मेन पोजीशन से माध्य अवस्था से, ये बेटा हमारा क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड आयाम। ये एम्पलीट्यूड है, आयाम है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मेन पोजीशन। ठीक है, अच्छा क्या ये वॉइस रिकॉर्डर है, रिकॉर्डिंग है, ये वॉइस रिकॉर्डर है क्या, ये मैच रिकॉर्डेड है? ये बच्चा जो है शांत यादव, इसका मैंने 10 बार तो नाम ले लिया, तो कह रहा रिकॉर्डेड है, ये है, वो है। अब इसका अगर अगला कमेंट आया, इसे मैं ब्लॉक करने वाला हूं, फिर तो 1 लाख कमेंट करना, एक भी हमारे पास नहीं पहुंचेगा। तो बेटा इस बार अब तुम कमेंट मत करना, इवन सॉरी का भी कमेंट मत करना, शांत होकर क्लास सुनना बस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, ये बहुत हल्का सा आसान क्वेश्चन है, आप कितना अवेयर हैं क्लास में उससे पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 करना है ये। सुशील कुमार भाई पिछली क्लास देखकर आओ आप। मानसी चौहान सबसे पहली क्लास देखना, मैंने उसमें बेटा बता रखा है सारी बातें, सबसे पहली क्लास देखकर आना। देखो ओम सिंह ने अच्छा आंसर दिया, पहला आंसर। इसने कहा कि निम्नलिखित में से कौन ध्वनि तरंगों का गुण नहीं है। बेटा ये ध्वनि तरंग पूछ रहा है, साउंड वेव। देखो कोई भी वेव हो, कोई भी तरंग होगी तो उसका एम्पलीट्यूड आयाम होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होगी, उसका टाइम पीरियड भी होगा, उसकी स्पीड भी होगी। बेटा डेंसिटी जो होती है ना, ये किसी वेव की प्रॉपर्टी नहीं है, डेंसिटी होती है मीडियम की, माध्यम की प्रॉपर्टी, कि मीडियम ज्यादा डेंस है कि कम डेंस है, माध्यम का घनत्व कम है कि ज्यादा है, तो डेंसिटी होता है मीडियम के लिए, ना कि वेव के लिए। तो आंसर हमारा बनेगा डी ऑप्शन। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, बाकी सबका एकदम बिल्कुल सही है। जिसने डी कहा है उसका सही है, जो एक आध बच्चा ए बी ऑप्शन बताया किसी ने, एक आध ने, बाकी सबका ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ साउंड वेव। तो साउंड वेव की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम बोलेंगे डेंसिटी। ठीक।
अब बेटा इस चैप्टर का जितना टफ पार्ट था वो हो चुका है। यहां तक समझो टफ था, अब जो भी आएगा वो निहायत ही आसान आएगा। अब देखो टफ में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि सब कल की क्लास में जोड़ रहा हूं मैं, लास्ट क्लास भी, कि मैकेनिकल वेव यांत्रिक तरंगे वो होती हैं जो मीडियम में ही चलें, वैक्यूम में नहीं चल सकती। मैकेनिकल वेव दो प्रकार की होती हैं, पार्टिकल अगर ऊपर नीचे लेंगे तो ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ, आगे पीछे लेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल। फिर हमने क्या पढ़ा कि साउंड एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है, साउंड सॉलिड में तेज चलता है और साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। मैंने आज बताया कि कोई भी वेव हो, ट्रांसवर्स हो, लॉन्गिट्यूडनल हो, उस वेव की एक फ्रीक्वेंसी आवृत्ति होगी, उसके पार्टिकल एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन पूरे कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी होगी। दो सेम फेज वाले पॉइंट के बीच की दूरी वेवलेंथ बनेगी। एक ऑसिलेशन में क्या टाइम लगेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड, आवर्तकाल कहलाएगा। वेव की स्पीड एफ लैम्डा होती है, मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा एम्पलीट्यूड आयाम है। ये बातें हमने पढ़ी। अब बिल्कुल आसान पार्ट स्टार्ट हो रहा है। देखो अब इसमें बेटा एक क्वेश्चन आता है, ये बड़ा फेमस रहा किसी जमाने में, रेलवे का तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहा है। आजकल खैर थोड़ा सा इससे बच रहे हैं टीचर पूछने से, क्योंकि सबको इसका आंसर रटा पड़ा है, लेकिन हाल फिलहाल में एक पेपर में इससे क्वेश्चन आ गए हैं और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम इसमें हम, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी कि हमने कहा कि कोई भी वेव हो, कोई भी तरंग हो, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक आवृत्ति होती है। बेटा साउंड भी एक वेव, एक तरंग है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि जो साउंड अभी आप सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज सुन रहे हो ना, आप गली में कुत्ता भौंक रहा है उसकी आवाज भी सुन रहे हो, पंखा मान लो टक टक कर रहा है उसकी आवाज भी सुन रहे हो, घर में कोई व्यक्ति बोल रहा आवाज सुन रहे हो, तो वो साउंड जो मनुष्य सुन सकता है, मनुष्य कान जिस साउंड को सुन सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक होती है। सुनने योग्य जो साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज पूछता है, जो मैं चिन्मया ने बिल्कुल ठीक लिख दिया है ना। अब देखो, अब ऑडिबल जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है बेटा, ये होती है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। मनुष्य के कान उसी साउंड को पकड़ सकते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो। बेटा कई बार वो 20,000 ना लिखे लिखेगा 20 किलो हर्ट्ज, किलो का मतलब हजार ही तो होता है ना, किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। तो कई बार पेपर में आपको 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज लिखा मिलेगा, या 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज, ये एक ही बात है ये, ठीक है। अच्छा ये बेटा मैंने फ्रीक्वेंसी पूछी, एक बच्चा पता नहीं क्या लिख रहा है, 3,000 7,000। ये बेटा बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये अगर आप गलत कर रहे हो तो बहुत बेइज्जती वाली बात है ये। अगर इस क्वेश्चन का आंसर किसी बच्चे को नहीं आता तो उसे अपने आप से एक सवाल, एक क्वेश्चन करना चाहिए कि मैं आज तक 10वीं 12वीं कैसे पास होता रहा मैं। ऐसा क्वेश्चन है ये इंसानों की बात कर रहे हैं भाई हम। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज मनुष्य के लिए है ये। हालांकि जो मैंने आपको रेंज बताई है ये भी एक वयस्क व्यक्ति के लिए है, एक एडल्ट व्यक्ति के लिए। जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी रेंज थोड़ी ज्यादा होती है, बुजुर्गों की थोड़ी सिकुड़ जाती है। एक एडल्ट व्यक्ति की रेंज होती है 20 से लेके 20,000, ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन हो गया पुराना, अभी नहीं पूछता, अब इसके आसपास का पूछता है। वो कहता है कि अगर मान लो अगर फ्रीक्वेंसी जो है अगर वो 20 हर्ट्ज से कम रह जाए तो वो तो हमें सुनेगी नहीं, तो वो फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से कम हो, जो हमें नहीं सुनेगी, उसका नाम पूछेगा क्या है। वो फ्रीक्वेंसी जो 20,000 से ऊपर है उसका नाम पूछेगा। तो 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी बताओ, इसे हम क्या कहते हैं। अगर आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, ये बच्चा कह रहा है कि मेरा नाम भी ले लीजिए प्लीज, इसका आंसर बता दो फिर बताएंगे। डेसिबल भी आएगा भाई आगे चल के। डेसिबल क्या होता है, लक्ष्य सांडिल्य कुछ भी आ सकता है भाई। देखो 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम रह जाए, एक बेटा सबसोनिक बता रहा है, बेटा सबसोनिक स्पीड के लिए होता है, फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं होता, वो अलग चीज है, वो भी आगे चल के आएगा। आप लोगों ने पढ़ा तो है लेकिन पता नहीं आप रिलेट नहीं कर पा रहे, कुछ का कुछ चिपका दे रहे हो कहीं भी, यानी मन से नहीं पढ़ा। एक कह रहा है कि इनऑडिबल, भाई ऑडिबल तो नहीं है वो तो ठीक है। देखो अगर फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम रह जाए, इसे बेटा हम कहते हैं इंफ्रासोनिक अपसर्वे। 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी कहलाती है अपसर्वे इंफ्रासोनिक। अगर बेटा फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाए उसे हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। इसे हम कहते हैं परासर्वे। तो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक इन्हें इंसान नहीं सुन सकता, ना हम इंफ्रासोनिक को सुन सकते हैं ना ही हम अल्ट्रासोनिक को सुन सकते हैं। हमारे लिए जो ऑडिबल है, जो सुनने योग्य है, वो कौन सी है, 20,000 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक।
अभी बेटा जो अल्ट्रासोनिक है ना, इनसे पेपर में बड़े क्वेश्चन आते हैं। ये तो पुराना हो गया, पूछता नहीं आजकल इसे कोई। अल्ट्रासोनिक इंपोर्टेंट है। ये जो अल्ट्रासोनिक वेव है परासर्वे, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा है, इन्हें हम नहीं सुन सकते, लेकिन इनका यूज कई और जानवर करते हैं। जैसे कि बड़ा फेमस क्वेश्चन है इसे, बैट चमगादड़। जब बैट उड़ता है ना, जैसे मान लो बैट अंधेरे में जा रहा है, तो बैट अपना रास्ता, चमगादड़ अपना रास्ता पता करने के लिए अपने अंदर से अल्ट्रासोनिक वेव जनरेट करता है। वो अल्ट्रासोनिक वेव निकली, अब मान लो सामने कोई दीवार आ गई या कोई पहाड़ी आ गई, तो अल्ट्रासोनिक वेव उस पर टक्कर मारेंगी और टकरा के उसके पास आएंगे, रिफ्लेक्ट होकर परावर्तित होके, तो बैट समझ जाएगा कि जो वेव छोड़ी है मैंने वही मेरे पास वापस आ रही है। यानी कोई चीज सामने है वो तुरंत अपनी डायरेक्शन बदल देगा। अब वेव जा रही है, वापस ही नहीं आ रही, इसका मतलब क्या हुआ, जब वापस ही नहीं आ रही है यानी खुला मैदान सामने है। यानी बैट चमगादड़ अपनी डायरेक्शन पता लगाने के लिए जिन वेव का यूज करता है बैट, उन्हें हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक, तो बैट के द्वारा अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है। यही अल्ट्रासोनिक वेव जो है, इनका यूज करते हैं बेटा डॉल्फिन मछलियां जो होती है ना, वो अपना शिकार पकड़ने के लिए भी इसका यूज करती है। डॉल्फिन अपने अंदर से अल्ट्रासोनिक वेव निकालती रहती है। मान लो कोई शिकार जा रहा है उसका, उस पर टक्कर मार के वापस आएंगे अल्ट्रासोनिक वेव, समझ जाएगी अच्छा इस डायरेक्शन से वापस आई है वेव, यानी इस तरफ कोई छोटा मोटा जीव जंतु घूम रहा है। तो डॉल्फिन जो है वो अपना शिकार पकड़ने के लिए किसका यूज करती है, इसी का ही, डॉल्फिन। तो बैट चमगादड़ भी यूज करते हैं इसका, डॉल्फिन मछली भी इसका यूज करती है। यही बेटा जो अल्ट्रासोनिक वेव है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। एक चीज हम पढ़ेंगे, सोनार सिस्टम। जैसे जो पनडुब्बी वगैरह होती है ना, सबमरीन, उनमें लगे होते हैं, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं पानी के, उनमें सोनार सिस्टम लगा होता है ताकि वो बता सके कि हमारे वाटर एरिया में कोई दुश्मन की सबमरीन तो नहीं घूम रही है। तो यानी पानी के अंदर की अगर किसी चीज का आपको पता लगाना है कि पानी के अंदर कोई बर्फ का टुकड़ा तो नहीं है, आइसबर्ग जिससे टकरा के टाइटैनिक जहाज डूब गया था, तो आइसबर्ग तो नहीं है कोई पानी के अंदर, दुश्मन की पनडुब्बी तो नहीं है, बहुत सारी चीजों का पता लगाने के लिए हम अलग से पढ़ेंगे। सोनार सिस्टम में भी इन अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है। आता है क्वेश्चन ये कि सोनार किस वेव का यूज करता है, अल्ट्रासोनिक वेव का। ये बेटा अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया था सोनोग्राफी में। सोनोग्राफी, सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड। जैसे मान लो कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो डॉक्टर कहता है कि उसका अल्ट्रासाउंड करा लो। वो हर महीने चेक करता है कि बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, कैसी नहीं हो रही है। तो जो अल्ट्रासाउंड होता है ना, अल्ट्रासाउंड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां अल्ट्रासोनिक वेव का यूज हो रहा है। सही नाम है उसका सोनोग्राफी। तो सोनोग्राफी का मतलब होता है पेट का अल्ट्रासाउंड कराना। तो अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी में भी यूज करते हैं किसका हम, सोनोग्राफी में, सोनार सिस्टम में। डॉल्फिन मछली यूज करती है इसका, बैट चमगादड़ भी यूज करता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव, परासर्वे तरंगे, ठीक है। सोनार को हम अलग से पढ़ेंगे, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, कुत्ते बिल्ली भी जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव को पकड़ लेते हैं। जैसे कि जो कुत्ते हैं ना, ये लगभग डॉग 40,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पकड़ लेते हैं। बिल्ली लगभग 50-55,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी पकड़ लेती है। और ये चमगादड़ तो 1,20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेते हैं। हमारी रेंज तो केवल 20,000 तक है, कुत्तों की 40,000, बिल्लियों की 55,000 और बैट की 1,20,000 तक। हालांकि आप सबको सब जानवर का याद नहीं करना, जिसका पेपर में आता है उसका याद रखो कि बैट चमगादड़ अपनी डायरेक्शन पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करता है। डॉल्फिन भी यूज करती है इसका, सोनार सिस्टम में यूज किया जाता है, सोनोग्राफी में यूज करते हैं। लेकिन जो बेटा बड़े बड़े जानवर हैं, लेकिन जो बड़े बड़े जानवर हैं वो, जैसे हाथी, गैंडे, वेल मछलियां, बड़े बड़े जानवर जिनके बड़े बड़े कान होते हैं, वो छोटी फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेते हैं, 20 हर्ट्ज से कम वाली फ्रीक्वेंसी को। तो एलिफेंट, हाथी, गैंडे, वेल मछलियां, एलिफेंट, हाथी, राइनो, गैंडे, वेल्स, ये जो है इंफ्रासोनिक को पकड़ लेते हैं। इंफ्रासोनिक। एमआरआई अल्ट्रासोनिक नहीं, एमआरआई अलग चीज है, उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया जाता है, वो अलग टेक्नोलॉजी है, उसमें किसी वेव का यूज नहीं करते, चुंबकीय क्षेत्र का यूज होता है वहां पे। तो बेटा हाथी, गैंडे, वेल मछली, यानी कि जो बड़े बड़े जानवर हैं वो छोटी फ्रीक्वेंसी पकड़ लेते हैं। जो छोटे छोटे जानवर हैं, कुत्ता, बिल्ली, बैट, चमगादड़, वो बड़ी फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेते हैं, अल्ट्रासोनिक को, ठीक है। अब सोनार क्या होता है मैंने कहा ना, अलग से बताऊंगा भाई, आप लोग कम सुनते हो गए क्लास में, ये आप तक मेरी आवाज पहुंच नहीं पाती। मैंने क्या कहा कि मैं सोनार सिस्टम अलग से हम पढ़ेंगे उसे, सोनार क्या होता है, मैंने कहा पढ़ेंगे।
आ जाओ। अच्छा, अब ये तो छोटा मोटा हो गया। अरे हर एक जानवर करनी पड़ना भाई, जानवर धरती पे बहुत सारे हैं, 84 लाख योनियां हैं, जिनमें से एक इंसान भी है जो हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है ना, एक विशेष गुण भगवान ने दिया उसे। अब 84 लाख योनियों को याद करोगे, जो बताया जा रहा है उसे पढ़ लो। अल्ट्रासाउंड में 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी यूज की जाती है, बस ये याद रखो, ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी कि कई बार आप किसी को फोन कर रहे हैं, कई बार क्या हर बारी जब आप किसी को फोन करते हैं तो क्या आप जब किससे बात कर रहे हो आप कभी ऐसा पूछते हो कि आप महिला बोल रहे हैं कि पुरुष बोल रहे हैं, लड़का हो कि भैया लड़की हो, पूछते हो नहीं? आप बिना देखे भी बता सकते हो कि आवाज महिला की है पुरुष की है। दो आवाजें हैं समान प्रबलता की, समान लाउडनेस की। प्रबलता लाउडनेस का समझ लो वॉल्यूम से। इतनी जोर से लड़के ने बोला हेलो, उतनी जोर से लड़की ने बोला हेलो, आपको पता चल जाएगा लड़के की आवाज है लड़की की आवाज है। तो दो आवाजों में आप जो फर्क कर पाते हो ना, वो कर पाते हो उस आवाज के पतलेपन या मोटेपन की वजह से। जो पतली सी आवाज होती है बारीक सी लड़कियों की होती है, सिरिल वॉइस पतली सी, लड़कों की थोड़ी सी मोटी सी आवाज होती है, भारी सी आवाज होती है। तो इसे हम कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में पिच तारतव। तो दो आवाजों में जो फर्क आप कर पाते हैं उसके पिच तारतव की वजह से कर पाते हैं। तारतव यानी कि आवाज के पतलेपन या मोटेपन की वजह से। अब आपने एक साउंड सुना, अगर वो लो फ्रीक्वेंसी का, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, अगर वो निम्न आवृत्ति का साउंड है तो हम कहेंगे इसकी पिच भी लो होगी। लो पिच का मतलब है कि आवाज मोटी सी होगी, फ्लैट वॉइस होगी, लड़कों की आवाज जैसी। तो निम्न आवृत्ति है तो उसका तारतम्य भी निम्न होगा। अगर फ्रीक्वेंसी हाई है, हाई फ्रीक्वेंसी, उच्च आवृत्ति, तो बेटा उसकी पिच भी हाई होगी, यानी कि पतली बारीक सी आवाज होगी वो। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो पिच है, आवाज का पतलापन या मोटापन है, जो पिच है आवाज पतली है कि मोटी है, ये किस पर डिपेंड करता है? हम कहेंगे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। अगर लो फ्रीक्वेंसी है तो पिच भी लो होगी, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी लो पिच की आवाज होगी मोटी सी, पतली सी, मोटी होगी भारी आवाज, जैसे कि लड़कों की। तो पेपर में आ जाए कि लड़कों की पिच कैसी होती है, तो बहुत सारे बच्चे हाई पिच पे लगा देते हैं, टिक गलत हो जाता है उनका। लड़कों की जो पिच है वो लो पिच में आती है, मोटी फ्लैट वॉइस में। जो लड़कियां हैं इनकी जो आवाज है गर्ल्स की होती है हाई पिच में, पतली सी आवाज, बारीक आवाज। तो हाई पिच का मतलब होता है श्रिल वॉइस, बारीक सी आवाज, पतली श्रिल वॉइस, पतली आवाज। हेलो क्या कर रहे हो, इस टाइप की ना पतली सी आवाज। लड़कों की होती है हाँ भाई क्या कर रहा है, लड़कों की आवाज होती है फ्लैट वॉइस। लो पिच यानी कि फ्लैट वॉइस, भारी सी फ्लैट वॉइस। लड़कों की होती है पतली आवाज। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, वो लड़कियों की आवाज को लो पिच में लिख देते हैं, लड़कों के में लिख देते हैं हाई। तो बॉयज जो है लो पिच, और लड़के जो हैं, बॉयज जो है लड़के जो है लो पिच निम्न तारतव, और लड़कियां जो है उनकी कैसी आवाज होती है हाई पिच वाली, पतली आवाज, बारीक आवाज, श्रिल वॉइस। याद रखना, गलत मत करना इसे। और ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि पिच किस बात पर डिपेंड करती है? तारतव, आवाज का पतलापन या मोटापन किस पर डिपेंड करता है? तो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, आवृत्ति पे। आप चाहो तो कहीं पर लिख लेना कोने में, पिच इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तारतव आवर्ती पर निर्भर करता है, ध्वनि का तारतव आवर्ती पर निर्भर करता है। कहीं लिख लेना कोने में, जहां पे भी जगह से मिले आपको वहां पर लिख लेना। अब यहां से कुछ क्वेश्चन किए करते हैं, है ना, थोड़े से क्वेश्चन कर लिए जाएं, फिर देखते हैं कौन धुरंधर सही आंसर देगा। धुरंधरों की बढ़िया हो सकता है क्लास में। जैसे एक क्वेश्चन जो है पहला ये आ गया, आसान क्वेश्चन है, 100% मुझे सही आंसर चाहिए इसका। किसी एकल आवर्ती की आवाज को क्या कहते हैं? टोन। अगर कोई ऐसा साउंड है जिसकी सिंगल फ्रीक्वेंसी हो, हम कहते हैं टोन। ये बार नहीं होता किसी बोलो ओ, वो कहता है टोन सही करो अपनी। सिंगल फ्रीक्वेंसी का साउंड, जैसे सा,
रे, गामा, पाधा, निसा, इनमें हर एक शब्द की एक सिंगल फ्रीक्वेंसी है। सा की अलग, रे की अलग, गा की अलग, मा की अलग। तो वो साउंड जिसकी एक ही फ्रीक्वेंसी हो, जो बच्चा पूछ रहा है, वो साउंड जिसकी एक ही आवृत्ति हो, वो कहलाता है हमारा टोन। ये कहना कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज। तो 20, ये 200 से स्टार्ट हो रहा है, 20 से 2000 लिखा गलत है, 20 से 20,000 यानी कि लिखा किलो, ये स्मॉल के लिखना है, किलो के लिए होता है स्मॉल के, ये बी ऑप्शन सही है। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड वेव दैट डिटरमाइंस द पिच ऑफ द साउंड इज इट्स, ध्वनि तरंगों का वह गुण जिसे ध्वनि का तारतम्य निर्धारित होता है। तो बेटा ध्वनि का तारतम्य किस में निर्भर करता है, तारतम्य निर्धारित कौन करता है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच, हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच। कर पा रहे हो ना क्वेश्चन को, ये डायरेक्ट इसलिए मैंने कर दिया फटाफटी से ताकि आपका टाइम खराब ना हो। अब थोड़ा सा एक प्यारा सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ये सीजीएल में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल के अंदर 2018 में आया शायद ये। एक बार ये क्वेश्चन करना, कीर्ति, आशीष, ऋषि, सुशील, निंजा, विनय, विकास, आस्तिक, नवनीत, प्रदीप, प्रिया, हरि ओम, सुषमा, यदुवंशी, रवि जाटव, मानसी, अंशिका, राजगुरु, सनी, जया मौर्य, समीर, आदित्य, लवप्रीत। ठीक है, देखो इसमें लिखा है, एक तरंग के लिए आवर्त काल से विभाजित तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। कह रहा है कि वेवलेंथ को लिखते हैं लैम्डा से, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। कह रहा है कि लैम्डा बाई टी ये किसके बराबर होगा। देखो क्वेश्चन समझ पाए आप, कि वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, आवर्त काल से विभाजित तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य को हमने किससे विभाजित किया है, आवर्त काल से। कह रहा है किसके बराबर होगा। अब याद करो, मैंने आपको आज बताया था कि जो 1/t है वो बेटा फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड होता है ना रेसिप्रोकल, कि t इजकल टू होता है 1/f या f इजकल टू होता है 1/t। तो यहाँ पे 1/t की जगह आप f लिख सकते हैं, नहीं बन गया f लैम्डा। और f लैम्डा क्या होता है, किसी वेव की स्पीड का फॉर्मूला, किसी वेव की स्पीड का हो या वेव के लिए वेलोसिटी शब्द यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी ऑप्शन है इसका, बी। ये सीजीएल में आया क्वेश्चन है, वेवलेंथ डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो बेटा वेवलेंथ को टाइम पीरियड से भाग किया, तो अगर बेटा वो खाली 1/t पूछता तो आप फ्रीक्वेंसी सी ऑप्शन लिखते। वेवलेंथ को टाइम पीरियड से डिवाइड करा तो 1/t होता है f के बराबर। तो f लैम्डा की जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने आपको किसी वेव की स्पीड का फॉर्मूला बताया था ना, ये जिन बच्चों ने बी लिखा उनका सही है, बाकी का गलत है। ये क्वेश्चन ये आ गया, चमगादड़ अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने के लिए क्या उत्पन्न करते हैं, टू डिटेक्ट द ऑब्स्टेकल इन देयर पाथ बैट्स प्रोड्यूस। तो बैट किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक का, इंफ्रासोनिक यूज नहीं करते वो। बी करेक्ट आंसर है इसका। ये भी आसान है, चाहिए टाइम खराब करना। टेक्निक फॉर मॉनिटरिंग फोइटल ग्रोथ, भ्रूण के विकास की निगरानी, यानी जो भ्रूण होता है गर्भ में उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए डॉक्टर क्या कराता है, कहता है भाई साहब अल्ट्रा साउंड करा के आओ। अल्ट्रासाउंड में किस वेव का यूज करते हैं हम, अल्ट्रासोनिक वेव का। अल्ट्रावायलेट पर टिक मत लगा देना, पराबैंगनी किरणों पे बहुत खतरनाक होती है ये, इससे स्किन के कैंसर भी हो जाते हैं। एक्सरे तो बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा खतरनाक। तो सोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक का यूज करते हैं, ये भी आपने कर लिया होगा। ठीक है, वापस से आते हैं। अब बेटा यहाँ पे सब लिखा है, लाउडनेस, ध्वनि की प्रबलता। भाई सबका नाम दिख रहा है, मत लिखा करो मेरा नाम नहीं दिख रहा है क्या, मैं इससे बड़ा परेशान हूं भाई। सबका नाम दिखता है यहाँ। लाउडनेस ऑफ साउंड, ध्वनि की प्रबलता। बेटा प्रबलता को आप समझो थोड़ा सा वॉल्यूम से, जैसे मैंने कहा और भाई क्या हालचाल है, आप कहोगे सर स्पीक लाउडली, लाउडली बोलो, तो मैं कैसे बोलूंगा, हाँ भाई क्या हालचाल है। लाउडनेस, वॉल्यूम बढ़ गया। तो लाउडनेस क्या होता है, कितना जोर से बोल रहे हैं, हेलो हेलो, लाउडनेस इंक्रीज, 1 1 1, तो लाउडनेस बढ़ रहा है। अभी लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, देखो ये जो वॉल्यूम है ना, ये डिपेंड करता है बेटा एम्पलीट्यूड पर, आयाम पर। याद करो मैंने आपसे क्या कहा था, किसी मीडियम में एक वेव बनी, अगर वो वेव बेटा लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य तरंग है तो पार्टिकल आगे पीछे लेंगे।
अब मान लो कि एक साउंड हवा से गया और हवा के पार्टिकल हल्के से आगे पीछे हिल रहे हैं, यानी उनका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है, अधिकतम विस्थापन जो हल्का सही है, यानी साउंड कम प्रबलता का, कम ताकत का है, हल्के से पार्टिकल आगे पीछे हिल रहे हैं। अब एक मान लो कि मैंने डीजे बजाया, उसका साउंड एयर से गया, तो एयर के पार्टिकल बहुत ज्यादा आगे पीछे हिलने लग जाएंगे, यानी पार्टिकल अधिकतम विस्थापित होंगे, बहुत ज्यादा विस्थापन होगा। तो जितना ज्यादा लाउड साउंड होगा ना, उतना ही पार्टिकल ज्यादा आगे पीछे हिलते हैं। तो लाउडनेस डिपेंड करता है इस बात पर कि एम्पलीट्यूड कितना ज्यादा है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल। कंपन कर रहे जो कण हैं, जो पार्टिकल कंपन कर रहे हैं, उनका आयाम कितना ज्यादा है। अगर कोई साउंड हवा से गुजरे, पार्टिकल हल्का से आगे पीछे हिले, वो लो वॉल्यूम का है, लो लाउडनेस का। कोई साउंड गया डीजे टाइप का हवा में, तो पार्टिकल बहुत ज्यादा आगे पीछे लेंगे, बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, बहुत ज्यादा विस्थापन होगा मीन पोजीशन से, यानी कि एम्पलीट्यूड हमने बताया वही तो होता है, तो ज्यादा प्रबलता का साउंड है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे लिखेंगे हम लाउडनेस को कि द लाउडनेस ऑफ साउंड, द लाउडनेस ऑफ साउंड depends on amplitude of vibrating particles of medium। हिंदी में लिखेंगे ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की प्रबलता माध्यम के कंपन कर रहे कणों के, ध्वनि की प्रबलता माध्यम के कंपन कर रहे कणों के आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता माध्यम के कंपन कर रहे कणों के आयाम पर निर्भर करती है। अच्छा, ये बेटा जो प्रबलता होती है, लाउडनेस, इसकी यूनिट लिख लेना, इसका मात्रक होता है डेसिबल। तो साउंड कितना लाउड है उसे हम डेसिबल में नापते हैं, डेसिबल यानी कि डीबी, डेसिबल। बेटा जो लाउडनेस है ना, ध्वनि की जो प्रबलता है, इसे एल से लिख लो लाउडनेस को। और लाउडनेस जो है ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, आयाम के वर्ग के समानुपाती है। लाउडनेस जो है वो आयाम पर निर्भर करती है। कैसे निर्भर करती है? आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, आयाम के वर्ग के समानुपाती। इसका मतलब पता है क्या है? अगर मैं एम्पलीट्यूड पहले से डबल कर दें, मान लो एक साउंड हवा से गया और पार्टिकल मान लो कि हल्के से आगे पीछे हिल रहे हैं, अब दूसरा वाला साउंड गया, पार्टिकल पहले से डबल आगे पीछे हिल रहे हैं, डबल दूरी आगे पीछे, तो एम्पलीट्यूड पहले से डबल कर दें तो लाउडनेस कितने गुना हो जाएगा ये आपको बताना है। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल कर देंगे तो लाउडनेस पहले से कितने गुना हो जाएगा। हाँ, लाउडनेस के लिए आप डेसिबल के साथ में बेल का यूज भी कर सकते हैं। लाउडनेस के लिए हम बेल भी यूज करते हैं, और एक बेल का मतलब होता है 10 डेसिबल। तो बेल कुछ और नहीं है, 10 डेसिबल को ही हम बेल कह देते हैं। एक बेल होता है 10 डेसिबल के बराबर। ये ग्राम बेल के नाम पे है ये, ठीक है। और प्रदीप पटेल मैंने कितनी बार कहा क्लास में, एक बच्चा सेम कमेंट एक ही बार करे, बार बार रिपीटेड कमेंट मत करा करो। देखो, अरे बेटा आपने एम्पलीट्यूड कर दिया डबल, तो लाउडनेस बहुत अच्छा लिख रहे हैं बच्चे, लाउडनेस होता है बेटा एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के समानुपाती। अगर आपने एम्पलीट्यूड कर दिया डबल, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो डबल का भी तो स्क्वायर होगा, तो लाउडनेस पहले से 4 गुना हो जाएगी। तो एम्पलीट्यूड डबल कर देने पर लाउडनेस पहले से 4 गुना हो जाती है, 4 गुना, 4 टाइम्स। एम्पलीट्यूड करेंगे डबल तो 4 गुना, 3 करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 9 गुना, 4 करेंगे तो 16 गुना, आधी करेंगे तो 1/4 रह जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो लाउडनेस किस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे बेटा बहुत आता है पेपर में। देखो पेपर में क्वेश्चन दोनों बहुत आते हैं कि पिच किस पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे, और लाउडनेस प्रबलता डिपेंड करती है किस पे, आयाम पर। ये दोनों क्वेश्चन मैंने साथ साथ लिखे आपके लिए। देखो, ध्वनि तरंगों का वह गुण जैसे ध्वनि का तारतव, पिच निर्धारित होती है, तो पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि लाउडनेस किस पर डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पर। ये तारतव लिखा हुआ है, हिंदी में सारे गलत लिखे हुए हैं, तारतव, ये आयाम, ये तरंग दैर्घ्य,
ठीक है। तो लाउडनेस आएगा तो एम्पलीट्यूड बताएंगे, और पिच आएगा, पिच कहाँ गया, ये तारत्व, एक आएगा तो किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। तो जान पूछ के मैंने साथ में लिखे ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपको समस्या ना आए, ठीक है। आगे बात समझ में सभी को। एच अगर कंपनी क्या है, पता नहीं क्या लिख रहा है ये। हाँ, एक काम करते हैं, ये 10-15 मिनट में तो हो ही नहीं पाएगा। एक काम करेंगे, चलो नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे इसे। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, बाकी हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड नाइट। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद कर रहा हूँ कि जो बच्चे टाइम से क्लास में आए हैं, जो समझदार हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं, जो केवल कमेंटबाज हैं, कमेंट जीवी है ना, जिन्हें केवल कमेंट से मतलब है, उनका बारे में हम कुछ नहीं बोल रहे, तो उन्हें समझ में आया होगा, जो समझने पे ध्यान दे रहे हैं, कमेंट जीवियों को छोड़कर। हम्म हम्म चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है, बाय, थैंक यू।